आदाब, मैं डॉक्टर हशमत हबीब आपको आज की क्लास में खैर मकदूम करता हूँ। हम BANC 132 यानी कि ह्यूमन इवोल्यूशन और वेरिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। असल में आज हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम ह्यूमन इवोल्यूशन और वेरिएशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कल तक हमने ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में समझने की कोशिश की, जहां पे हमने इवोल्यूशन में डिफरेंट थ्योरीज के बारे में बात की, जहां पे हमने वो कंसेप्ट समझने की बात की जहां पे किस हिसाब से ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है, और फिर हमने कल वेरिएशन में रेसेस के बारे में बात की। रेसेस में हमने असल में बहुत सारे अलग अलग किस्म के क्राइटेरियंस इस्तेमाल किए और साथ साथ में ही हमने कुछ मेजर रेसेस देखे जो हम आजकल इस वर्ल्ड में देखते हैं। और उनमें हमने कॉकोसाइड्स को देखा, हमने निग्रोइड्स को देखा, हमने मोंगोलॉइड्स को देखा। तो ये थे हमारे 3 मेजर सब क्लासेस और उनमें हमने असल में अलग अलग रेशियल ग्रुप्स के बारे में बात की। मैं थोड़ा सा पिछले कुछ रेसेस के बारे में बात करने की कोशिश करूंगा, जिसमें हमने निग्रोइड को फिर से डिवीजन किया। हमने निग्रोइड में बेसिक कुछ कैटेगरीज में असल में वी ट्राई टू डिवाइड द निग्रोइड ग्रुप इनटू द सब रेशियल ग्रुप्स, जो सब अलग अलग ग्रुप्स में देखे जाते हैं। असल में वजूहात ऐसे है कि जो भी हमारे बेसिक वेरिएबल्स होते हैं जब हम असल में किसी भी रेस को बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने निग्रोइड ग्रुप में देखा वूली हेयर्स होते हैं, हमने देखा कि इलोंगेटेड हेड्स होते हैं, हमने देखा ब्रॉड नोज होती है, फ्लैट नोज होती है, हमने देखा इनके जो बॉडी हेयर्स होते हैं वो स्पार्स तरीके से देखे जाते हैं। सो दीज और बेसिकली व्हाट वी कॉल एज डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी पर्टिकुलर रेस को दर्शाने के लिए, किसी पर्टिकुलर रेस को दिखाने के लिए। तो ये सारी चीजें असल में है क्या, ये है वो वेरिएबल जो हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो एक रेस में भी देखी जाती हैं, दूसरी रेस में भी कभी कभार कुछ चीजें उसमें देखी जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लैक कलर या डार्क कलर देख रहे हैं एक रेस में, तो दूसरी रेस में भी कभी कभार हम थोड़ा सा उसमें टिंजेस देख सकते हैं। या कभी कभार हम जब क्या कहते हैं एक सब रेस में हम कुछ एक चीज देख रहे हैं लेकिन ओवरऑल जनरल कैरेक्टर सेम देखने को मिलते हैं। सो ये है हमें जो हम क्राइटेरियंस इस्तेमाल करते हैं हमारे रेशियल क्लासिफिकेशन के लिए। सो निग्रोइड ग्रुप में हमने असल में कुछ सब ग्रुप्स के बारे में बात करने की कोशिश की, जिसमें हमने सबसे पहले ट्रू निग्रोइड्स के बारे में बात की। ये वो निग्रोइड्स हैं, ये वो ग्रुप ऑफ द पीपल है, ये वो रेशियल सब रेशियल ग्रुप है जहां पे हम असल में अलग अलग टाइप के जितने भी हमने वेरिएबल्स पढ़े थे निग्रोइड कैटेगरीज में, जैसे वूली हेयर, एलोंगेटेड, तो जितने भी हम जनरलाइज्ड टर्म करके रखे हैं फॉर द व्हाट वी कॉल एज निग्रोइड ग्रुप, वो सारे के सारे ट्रू निग्रोइड्स में देखने को मिलते हैं। तो प्योर रेस जिसको हम कह सकते हैं, प्योर निग्रोइड्स जिनको हम बोल सकते हैं, इसलिए हम उनको ट्रू निग्रोइड्स के नाम से जानते हैं। इनको हम निग्रोस के नाम से भी जानते हैं। फिर हमने देखिए दूसरी एक सब रेशियल ग्रुप है जिसको हम फॉरेस्ट रेस कहते हैं, फॉरेस्ट निग्रोस के नाम से जानते। और ये फॉरेस्ट निग्रोस असल में हमें सूडान में, उगांडा में या नेबरिंग अफ्रीकन कंट्रीज में देखने को मिलते हैं। ये सारी के सारी चीजें अफ्रीकन सब सहारन ग्रुप जो हमारे पास अवेलेबल है वहां पे देखने को मिलते हैं। ये थे हमारे जिनको हम बोलते हैं ट्रू निग्रोस और हमारे पास फॉरेस्ट निग्रोस। फॉरेस्ट निग्रोस में हमने देखा कि ये उगांडा में देखने को मिलते हैं, ये क्या कहते हैं सूडान में देखने को मिलते हैं, ये बाकी रेस्ट पेरिफेरल एरियाज के जो है अफ्रीका में वहां पे भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि इनके लॉन्ग आर्म्स होते हैं रादर देन द ट्रू नेग्रोस जो हमारे पास अवेलेबल है, उनसे इनके हाथ थोड़े, इनके जो ओवरऑल आर्म्स होते हैं वो लंबे होते हैं और इनके जो लेग्स होते हैं वो थोड़े बहुत शॉर्ट स्टेचर होते हैं। और फिर हमने देखा इनके जो चेस्ट होते हैं वो थोड़े बैरल शेप्ड होता है। तो ये थे 2 रेसेस। उसके बाद फिर हमने निलोटिक निग्रोस के बारे में बात की, ये भी सूडान में देखने को मिलते हैं और सम पीपल आर फाउंड इन द अपर नाइल रीजन। अपर नाइल रीजन में भी इन लोगों को देखा जा सकता। इनके जो बॉडी स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हमने टॉल देखा कि बहुत लंबे कद के होते हैं, एट द सेम टाइम वेरी स्लिम होते हैं, बहुत ही स्लिम मिजाज के, स्लिम स्ट्रक्चर के बॉडी स्ट्रक्चर इनमें पाए जाते हैं। और एट द सेम टाइम लॉन्ग हेड्स नॉट प्रोड्यूसिंग, इनके जो हेड्स होते हैं वो थोड़ा लंबे होते हैं, थोड़े से लंबे कद के इसके हेड्स होते हैं। तो ये थे हमारे निलोटिक निग्रोस। उसके बाद फिर हमने बात की एक और सब स्पेशल ग्रुप की जिसको हम हाफ हेमिथस के नाम से जानते हैं। हाफ हेमिथस में हमने देखा
कि ये कीनिया में पाए जाते हैं, उगांडा में पाए जाते हैं, सूडान में पाए जाते हैं। दीज सब रेसेस आर बेसिकली फाउंड इन दीज एरियाज, ठीक है ना। यहाँ पे हमने देखा कि इनके जब हम पिगमेंटेशन की बात करते हैं, हम इनके स्किन कलर की बात करते हैं, दैट स्किन कलर इज मोस्टली ब्राउन इन स्किन, ब्राउनिश कलर ऑफ स्किन कलर देखने को मिल सकता है। और वूली हेयर भी इनके पास अवेलेबल होता है, और ब्रॉड नोज होती है, और साथ साथ में फ्लैट भी होती है। ये भी हमने देखा, ये हमारे पास हाफ हेमिटस में देखने को मिलते हैं। उसके बाद एक और रेशियल ग्रुप आता है जिसको हम बंटू स्पीकिंग निग्रोज बोलते हैं। बंटू स्पीकिंग निग्रोज असल में एक ऐसा सब ग्रुप है जो कि सेंट्रल और साउथ अफ्रीकन में एरियाज में पाए जाते हैं, और इनको मोस्टली हम उनके पिगमेंटेशन के हिसाब से अलग करते हैं। इनके जो ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो जनरल निग्रो से ही फॉलो अप करते हैं, लेकिन इनके जो पिगमेंटेशंस होते हैं वो येलोइश से लेके डार्क ब्राउन तक चले जाते हैं। सो दी वी टॉक्ड अबाउट व्हाट वी कॉल एज forest negroes, we talked about nilotic negroes, have half hemitus and Bantu speaking what we call as negroes. उसके बाद एक और सब ग्रुप हमने देखा निग्रोज में, उसको हम बोलते हैं बुशमैन्स। और बुशमैन्स की जब हम बात करते हैं, ये एंडलोनो में पाए जाते हैं और कालाहारी डेजर्ट के पोर्शंस में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात इन लोगों की हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि इनका नंबर बहुत ही ड्रास्टिकली खत्म हो रहे हैं दिन ब दिन। इनके जो कैटेगरीज हैं, जो इनके जो अपने पॉपुलेशंस हैं, बहुत कम होते जा रहे हैं, और ये हाइट में बहुत ही कम होते हैं। सो ये दे आर नॉट दैट मच इन हाइट। 5 फीट 2 इंच इनकी एवरेज हाइट देखने को मिलती। मीडियम शेप्ड हेड्स इनके होते हैं, ना ज्यादा इलोंगेटेड होते हैं, ना ज्यादा ब्रॉड होते हैं, तो ये इनके इलोंगेटेड टाइप्स में होते हैं। मीडियम शेप्ड हेड्स, ये भी हमने बात की। हेड्स एंड फीट आर स्मॉल, बॉडी बिल्ड इज लीन। इनके जो बॉडी बिल्ड होते हैं वो बहुत ही लीन होते हैं, और इनके जो हेड्स होते हैं वो नॉर्मल शेप्ड होते हैं, मीडियम शेप्ड होते हैं। और इनके जो नोजेस होते हैं वो ब्रॉडनेड होते हैं, बहुत ही क्या कहते हैं, छोटी होती है लेकिन ब्रॉडनेड होती है। तो ये थे हमारे बुशमैन्स। उसके बाद हमने बात की थी पिग्मीज के बारे में। पिग्मीज हमारे पास एक और ऐसा ग्रुप है जिनको हम प्रिमिटिव कंसीडर करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिस्ट थिंक कि इनसे ही फिर बाकी रेसेस बन चुके हैं। These are basically the primitive people that are being found in this world. ये बहुत ही पुराने किस्म के लोग हैं जो हमारे यहाँ इस दुनिया में पाए जाते हैं। इनकी जब स्टेचर की हम बात करते हैं तो ये 4 फीट 8 इंच ही इनकी एवरेज हाइट होती है। ये भी उतने लंबे कद के नहीं होते हैं। एट द सेम टाइम प्रोग्नेथिक फेस भी इनका देखने को मिल सकता है। जब हम साइडवेज में देखते हैं तो एक बेंट बल्ज्ड काइंड ऑफ स्टेचर देखने को मिल सकता है। लिप्स एंड आईज आर लार्ज, और इनके जो लिप्स होते हैं और आईज होते हैं वो बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, ठीक है ना। ये भी देखने को मिल सकते हैं। और ये हमारे पास आप देखोगे अफ्रीका में भी पाए जाते हैं, मेले में भी पाए जा सकते हैं, ईस्ट सुमात्रा में भी पाए जा सकते हैं, इंडमान आइलैंड्स में भी पाए जा सकते हैं, इवन की सम अदर क्या कहते हैं व्हाट वी कॉल दिस आइलैंड्स में भी देखने को मिल सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशंस वी बेसिकली मोस्ट टाइम्स डिवाइड दीज पिग्मीज इनटू 3 सब क्लासेस। इनको हम 3 डिफरेंट सब क्लासेस में इस्तेमाल करते हैं। एक जिनको हम अफ्रीकन पिग्मीज बोलते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम अफ्रीकन के एरियाज में पाए जाते हैं। दूसरा होते हैं एशियाटिक पिग्मीज, जो कि एशिया के अराउंड देखने को मिलता है। और तीसरे होते हैं ओशियनिक पिग्मीज, जो कि हम ओशियनिक जो कि आइलैंड्स, जो ओशियनिक आइलैंड्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास वेदास। द वेदास जो हमारे पास अवेलेबल है, इन वेदास में हमारे पास श्रीलंका में भी इन लोगों में देखे जाते हैं, या सब पेरिफेरल एरियाज में भी देखने को मिल सकते हैं। इनकी एवरेज हाइट 5 फीट की होती है, और ये इनके जो बाल होते हैं वेवी होते हैं और स्लाइटली कर्ली भी होते हैं। कहीं कभी कभार कर्ली बाल भी देखने को मिल सकते हैं। और इनके जब फेशियल हेयर्स की बात करें तो बहुत ही कम फेशियल हेयर्स इनमें पाए जाते हैं। ये एक ऐसा कंडीशन है जो हम दूर से ही देख सकते हैं। और इनके हेड्स भी बहुत छोटे होते हैं, नॉट दैट मच बिग। इनके हेड्स स्मॉल स्टेचर होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं, तो ये भी हमें याद रखने की जरूरत है। उसके बाद हमने फिर प्री ड्राविडियंस के बारे में बात की। प्री ड्राविडियंस में हमने देखा कि ये वाले जो लोग हैं ये साउथ एंड सेंट्रल इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। इसमें हमने देखा कि ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट्स हैं इस इंडियन सब टेरेन के, इस सब पोर्शन के, ये देखने को मिल सकते हैं। ये जंगल्स में रहते हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि कौन कौन से इनमें से क्या कहते हैं, कौन कौन सी ट्राइब्स, कौन कौन से रेशियल क्लासिफिकेशंस में हमारे पास आते हैं। हमारे पास बेल आता है, गोंड आता है, उरान आता है, कुरुमनपा आता है, पाइन आता है, या कदार आता है। ये सारी चीजें असल में है क्या कहते हैं, these are basically the what we call as Dravidians of the Central and South India. उसके बाद हमने एनु के बारे में बात की। एनु में हमने देखा कि ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं जापान के, लेकिन आजकल एक पर्टिकुलर एरिया में नॉर्थ जापान में रहते हैं, तो पूरे जापान में इनको नहीं देखा जा सकता। ओनली मोस्ट ऑफ सम कपल ऑफ प्लेसेस
जहाँ पे इनको जापान में देखा जा सकता है। इनकी भी बॉडी शेप की जब हम बात करते हैं या बॉडी स्ट्रक्चर की जब बात करें तो एवरेज हाइट इनकी 5 फीट 2 इंच देखने को मिल सकती है। और एट द सेम टाइम इनके जो प्रोमिनेंट ग्रोथ होती है इनके फेशियल और हेड हेयर की, इनकी प्रॉपर तरीके से फेशियल हेयर और हेयर ग्रोथ भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से होते हैं। सो दीज आर व्हाट वी कॉल एज निग्रॉइड्स। उसके बाद हम पहुंचते हैं फिर हमारे जो है उसके बाद हम पूछते हैं फिर हमारे कोकोसाइड्स में। कोकोसाइड्स आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स द वाइट पीपल जिनको हम बोलते हैं, और इनमें हमने देखा कि वेवी हेयर होता है, स्ट्रेट हेयर्स होते हैं, व्हाइट टू ब्राउन इनके बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं, या व्हाइट टू ब्राउन इनके जो पिगमेंटेशंस होते हैं बॉडी के वो देखने को मिल सकते हैं। नैरो और ब्रॉड नोज इनके पास होती है, इवन की नैरो पॉइंटेड नोज होती है, उतनी भी ज्यादा ब्रॉड नहीं होता है लेकिन बहुत ही क्या कहते हैं पॉइंटेड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, रादर देन द निग्रोइड्स जिनके पास फ्लैट नोज होती थी, इनके पास थोड़ी बहुत पॉइंटेड नोज देखने को मिलती है। इनके पास जो फेस होता है वो लेस प्रोग्नेटिक होता है, तो स्ट्रेट मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखने को मिल सकता है, और इनके जो लिप्स होते हैं वो बहुत ही थिन होते हैं rather than those thick lips that are found in the negroids। जो negroids में हम देखते हैं वो बहुत ही मोटे टाइप होते हैं, लेकिन इनमें बहुत ही स्मॉल लिप्स देखने को मिल सकते हैं। इसमें भी हमने देखा कि हमारे पास जो कोकोसॉइड्स हैं इसमें भी हमने सब ग्रुप्स में इनको डिवाइड किए हैं, सब रेशियल क्लासिफिकेशन की है, सब रेशियल ग्रुप्स में देखने को मिल सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमने मेडिटेरियन के बारे में बात की, जहाँ पे हमने देखा कि जो मेडिटेरियन पोर्शन में देखने को मिलता है टिल नॉर्दर्न इंडियन पोर्शंस में इनको देखा जा सकता है। इस ट्रेन में जो भी लोग आते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिटेरियन सब क्लासिफिकेशन ऑफ द कोकोसाइड्स में देखे जा सकते हैं। इसमें हमारे पास पुर्तगीज आते हैं, इसमें हमारे पास इटालियंस आते हैं, इसमें स्पेनिश आते हैं, इसमें तुर्क्स आते हैं, ग्रीक्स आते हैं, इंडियंस आते हैं और अफगान्स भी आते हैं। ये सारी चीजें असल में कोकोसाइड्स में देखने को मिल सकते हैं। और ये 3 डिस्टिंक्ट एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिकली क्लासिफिकेशन इनको डिवाइड किया गया है, बेसिक मेडिटेरियन, अटलांटो मेडिटेरियन एंड ईरानो अफगान मेडिटेरियन, इनमें इनको अलग अलग से डिवीजन की गई। उसके बाद हमारे पास एक और होता है जिसको हम बोलते हैं व्हाट वी कॉल एज द नॉर्डिक। और नॉर्डिक जो हमारे पास अवेलेबल है, इसमें हमारे पास आइसलैंड में लोग जो पोर्शंस में पाए जाते हैं, नीदरलैंड्स में पाए जाते हैं, बेल्जियम में पाए जाते हैं, जर्मनी में या सम पोर्शंस ऑफ वेस्टर्न रशिया में भी इन लोगों को देखा जा सकता है। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि क्या कहते हैं हमारे पास ये जो लोग होते हैं बहुत ही वाइट से लेके पिंकिश कलर इनका बॉडी का पिगमेंटेशन होती है, कलर होता है, और एट द सेम टाइम ब्लू ग्रे आईज इनके पास देखने को मिलती है, और इसका जो नोज होता है वो बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से देखा जा सकता है। उसके बाद आता है फिर हमारा एक और ग्रुप जिसको हम एल्पाइन के नाम से जानते हैं, और एल्पाइन में हमारे पास यूरोप, फ्रांस, रशिया या क्या कहते हैं साइबेरिया, इस एरिया में अल्पाइन लोग देखने को मिल सकते हैं। और इनके सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनका ब्रॉड हेड होता है, थोड़ा ब्रांचेस फैलिक देखने को मिल सकता है। इनके जो हेयर कलर्स होते हैं वो ब्लॉन्ड होते हैं या ब्लैक ब्राउनिश तक इनके हेयर्स देखने को मिल सकते हैं। 5 फीट 5 इंच इनका एवरेज बॉडी साइज है, 5 फीट 5 इंच इनका एवरेज हाइट देखने को मिल सकता है, और प्रोमिनेंट टिप्स होता है, इनके जो नोज होते हैं वो प्रोमिनेंट टिप्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं डिनारिक जो हमारे पास जेनेरिक जो हमारे पास है, ये स्विट्जरलैंड में देखने को मिलते हैं, स्लोवेकिया में देखने को मिलते हैं, अल्बानिया में देखने को मिलते हैं, और वर्टिकल फोरहेड इनके पास देखने को मिल सकता है। तो इस एरिया में जो डिनारिक लोग रहते हैं उनको हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स वर्टिकल फोरहेड की वजह से ज्यादा जान सकते हैं। ये लोग ज्यादा स्विट्जरलैंड में रहते हैं, स्लोवाकिया में रहते हैं और अल्बानिया में रहते हैं। आई एम जस्ट रिवाइजिंग कि हमने कल क्या क्या पढ़ा, उसके बाद हम विल टॉक अबाउट रेस्ट ऑफ द थिंग्स। उसके बाद हमने अर्मेनॉइड के बारे में बात की, जो कि हमने देखा ब्लैक सी, तुर्की, अर्मानिया इस एरियाज में पाए जाते हैं। फिर हमने हेमिटस के बारे में बात की, हेमिटस हमने देखा कि नॉर्थ एंड ईस्ट अफ्रीकन ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिल सकते हैं, या स्किन वाइट होती है, ब्लैक होती है। सो कंप्लीट एक ट्रांजिशन देख सकते हैं हम, जो वाइट से लेके पूरा ब्लैक ये हो जाते हैं वो हम देख सकते हैं। और इनके हेयर की जब बात की जाती है तो स्ट्रेट जो फ्रिजी इनके जो हेयर्स होते हैं, या तो कभी कभार स्ट्रेट भी होते हैं और कभी कभार फ्रिजी भी लोगों में देखा जा सकता है, या इंटरमिंगलिंग ऑफ द बोथ भी देखे जा सकते हैं। उसके बाद आता है द लिटिल बॉडी हेयर। इनके जो बॉडी हेयर्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। और उसके बाद हमारे पास आते हैं बाल्टिक, ईस्ट बाल्टिक के लोगों से इनको जाना जाता है। और इसमें हमारे पास असल में वी टॉक्ड अबाउट कि व्हाट वी टॉक्ड अबाउट कि जर्मनी में पाए जाते हैं, पोलैंड में पाए जाते हैं, फिनलैंड में पाए जाते हैं, बाल्टिक एरियाज में पाए जाते हैं। ये सारे लोग असल में ईस्ट बाल्टिक के नाम से जाने जाते हैं। इनका भी बॉडी हेयर
क्या कहते हैं बॉडी स्किन वाइट होती है, प्योरिश वाइट से लेके पिंकिश तक हो जाती है, या ब्लॉन्ड हेयर इनका पास देखा जा सकता है। और इनको कभी कभार हम स्क्वायर हेडेड पीपल के नाम से भी जानते हैं। इनके जो हेड्स होते हैं वो थोड़ा स्क्वायर शेप्ड होते हैं, तो इसलिए इनको स्क्वायर हेडेड शिप्स के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी एवरेज हाइट जो देखने को मिलती है वो है 5 फीट 4 इंच। तो ये इनकी एवरेज हाइट देखने को मिल सकती है। उसके बाद एक और ग्रुप आता है जिसको हम लैप बोलते हैं, द लैप जो लोग हैं वो स्वीडन में, नॉर्वे, फिनलैंड और सम रशियन के पार्ट्स में भी देखने को मिल सकते हैं। और ये कोस्टल एरियाज में रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कोस्टल एरियाज में फॉरेस्ट हार्श स्नोई क्लाइमेट्स में इन लोगों को देखा जा सकता है। जो भी हार्श स्नोई क्लाइमेट्स होते हैं उनमें इन लैप्स को देखा जा सकता है। और इनकी जो स्किन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स येलो स्किन होती है, और इनका जो हेयर होता है वो ब्राउनिश से लेके ब्लॉन्ड होता है। और इनकी एवरेज हाइट होती है 5 फीट 3 इंच। उसके बाद आते हैं इंडो-ड्रविडियंस। इंडो-ड्रविडियंस जो हमारे पास अवेलेबल है इंडिया इंडस सिलोन में या श्रीलंका में, इंडिया में और श्रीलंका में पाए जाते हैं। इससे पहले हमने देखा कि कुछ निग्रोइड जिनको हम ड्रविडियंस के नाम से भी जानते हैं, उनको भी हमने देखा कि इंडियन और सेंट्रल और साउथ अफ्रीका में, सॉरी इंडिया में देखा जा सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन आती है इन द कोकोसाइड्स। तो कोकोसाइड्स भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं जो कि इंडो-ड्रविडियन ग्रुप में आ जाते हैं। इसमें हमारे पास इंडिया और श्रीलंका में लोग रहते हैं। फेसेस बहुत ही नैरो और छोटे होते हैं रादर देन बिग फेसेस ऑफ दोस नेग्रोइड्स। उसके बाद प्रोग्नेटिक फेस बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है। प्लान फेस देखने को मिल सकता है। फुल लिप्स एंड प्रोमिनेंट नोज होती हैं। इनके प्रॉपर लिप्स वेल डेवलप्ड होते हैं और साथ साथ में प्रोमिनेंट नोज भी इनके पास होती है। और इनकी एवरेज हाइट 5 फीट 4 इंच देखने को मिल सकती है। उसके बाद आते हैं हमारे पॉलिनेशियंस। और पॉलिनेशियंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स हवाई आइलैंड्स में, फिजी आइलैंड्स में या न्यूजीलैंड्स में देखने को मिलते हैं। तो आइलैंड कम्युनिटीज में मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनको देखा जा सकता है। इनके पास जो बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो स्ट्रांगली बिल्ड होती है, और एट द सेम टाइम इनके पास ब्लैक या डार्क ब्राउन एरियाज हो सकते हैं। तो ये थे कोकोसाइड्स के कुछ सब थीम्स। अब हम पहुंचते हैं मंगोलॉइड्स के पास। मंगोलॉइड्स में भी हमारे पास कुछ सब थीम्स हैं जिनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास होते हैं सेंट्रल या क्लासिकल मंगोलॉइड्स। सेंट्रल या क्लासिकल मंगोलॉइड जो हमारे पास है, इनमें सारे वो कैटेगरीज देखने को मिलते हैं जो एक मंगोलॉइड ग्रुप में होता है। एपिकैंथिक फोल्ड होता है, येलो स्किन होती है, ये सारी चीजें हमने जो पढ़ी है वो सारी चीजें इनमें देखने को मिल सकती। उसके बाद दूसरा ग्रुप होता है, उनको हम आर्टिक मंगोलॉइड्स बोलते हैं, जो कि आर्टिक पोर्शंस में ज्यादा देखने को मिलते हैं, या कभी कभार वी यूज देम एज एस्किमोइड्स। एस्किमोइड्स आर बेसिकली सेपरेटली a different race that is being found that comes under the mongoloid race, because इनमें भी एपिकैंथिक फोल्ड देखने को मिल सकता है। ये ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं, अलास्का में भी पाए जा सकते हैं और नॉर्थ अमेरिका में भी पाए जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ दोज कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में इनको देखा जा सकता है। उसके बाद आता है हमारे पास अमेरिकन इंडियंस और अमेरिकन इंडियंस। ये अमेरिकन इंडियंस जो हमारे पास होते हैं, इसमें हमारे पास असल में जो वो ओरिजिनल इंडियंस थे जो आजकल नॉर्थ मिडिल या साउथ अफ्रीका में फॉल होते हैं, या उनको मंगोलॉइड पीपल कहते हैं। ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि नॉर्थ में भी देखने को मिलता है, मिडिल में भी देखने को मिलता है, नॉर्दर्न कॉन्टिनेंटल एरियाज में ये सारी चीजें देखने को मिलती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं इंडोनेशियन मेलीज। इंडोनेशियन जो हमारे पास लोग हैं, इसमें बहुत ही शॉर्ट स्टेचर होते हैं, छोटे कद के होते हैं, लॉन्ग हेड्स होते हैं, लेकिन इनके जो हेड्स होते हैं वो थोड़े बहुत लॉन्ग होते हैं। ये साउथ चाइना में पाए जाते हैं, बर्मा में पाए जाते हैं, थाईलैंड में पाए जाते हैं। तो इनको इंडोनेशियन मेलीज बोलते हैं। ये मीडियम पेनिनसुला, फिलीपींस या जापान के साथ अपने आप को रिलेट करते हैं, कोरिलेट करते हैं। उसके बाद हमने असल में एक चीज सीखनी थी, वो था क्रिटिसिज्म टू द रेशियल क्लासिफिकेशन। क्रिटिसिज्म जो कि मैंने कल भी थोड़ा बहुत आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि क्या वजूहात ऐसे थे कि इसको क्रिटिक किया गया, क्लासिफिकेशन को क्रिटिक किया गया। देखिए, इसमें बहुत सारे अलग अलग चीजें थी। सबसे पहला चीज इसमें था कि ये एक क्रूड काइंड ऑफ और आर्बिट्रेरी टाइप ऑफ कंसेप्ट था जो सामने लाया गया। जो भी असल में इसके बारे में डिस्कशन हो रहा था, जिस भी we are basically talking about those characters जो कि विजिबली हम क्रिएट कर सकते हैं, जो हम विजिबली देख सकते हैं। तो विजिबली देखने की वजह से we are not scientifically doing any kind of representation, we are scientifically कोई भी हम डेटा को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। we are simply telling the people that इसका ब्लैक कलर है, इसका रेड कलर है, इसका ये है, इसके बाल ऐसे हैं, इसके बाल ऐसे हैं। तो इसमें कोई भी एक्सपेरिमेंटल या साइंटिफिक डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो इस हिसाब से ये एक ऐसा कंसेप्ट था जो कि क्रूड बेस्ड था। इट वाज जस्ट बेस्ड ऑन दोस फिजिकल अपीयरेंसेस, जो कि साइंटिफिक एनालिसिस बहुत ही कम हो पा रही थी। एट द सेम टाइम सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जब हम अपने होमो सेपियंस की बात करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस
admixture of these races, because of the admixture of those characters, because of the admixture of being those characters, आहिस्ता आहिस्ता हम ये बता सकते हैं इट्स बिकॉज अब बहुत सालों से ये एक दूसरे के साथ इंटरमिंगलिंग कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से रेस्ट ऑफ द रेसेस आर बीइंग कमिंग, तो इसीलिए डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट हुए हैं। इट्स नॉट बिकॉज कि ये सेपरेट किसी पर्टिकुलर वजह से हुआ है, तो इसको एक ऐसे नजरिए से भी हम देख सकते हैं। तो इसीलिए इसको एक क्रूड कंसेप्ट के नाम से दिया गया, एक बेसिक आर्बिट्ररी कंसेप्ट के नाम से देखा गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये था जो इसको क्रिटिक कर रहा था, वो ये था कि जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन जो हम इसको बात कर रहे हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज रेसेस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी सी कि हम अल्पाइन एरियाज में या पर्टिकुलर स्विट्जरलैंड या ओशियनिटिक वगैरह जो भी हम जियोग्राफिकली बता रहे हैं कि ये इस एरिया में ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की कि स्किमोइड्स हमारे पास ज्यादातर अलास्का में, ग्रीनलैंड में, इस एरिया में पाए जाते हैं, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हम बता सकते हैं कि सिमिलर कैरेक्टर्स यहाँ पे भी पाए जाते हैं और यहाँ पे भी पाए जाते हैं। तो एक जो आपने जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन इसकी पेश की है, सो वो बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं होते हैं कि एक प्रॉपर बाउंड्री बन रही नहीं बन पा रही है। इट्स बिकॉज क्या वजह हो रही है कि इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक अगर हम बोल रहे हैं कि चलो कुछ कैरेक्टर्स एपिकेंथिक फोल्ड है, बस स्किमोइड्स में भी पाए जाते हैं, बट अगर हम कोशिश करेंगे जापान में, चाइना में ढूंढने की, तो वहां पे भी देयर आर सर्टेन पीपल जो कि इस चीज को फॉलो अप करते हैं। एट द सेम टाइम जब आप बात करेंगे, अभी वी टॉक अबाउट मंगोलॉइड फेसेस, तो आप बात कर रहे हैं कि चाइना में, जापान में वगैरह वगैरह उस पोर्शन में देखने को मिलता है, बट इफ वी कम टू द इंडियन डाइवर्सिटी, वहां पे भी आप नॉर्थ ईस्ट एरियाज में देख सकते हो कि दे आर फॉलोइंग दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स जो उनको फॉलो करते हैं। तो ये जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की जब आप बात करते हैं, इट्स नॉट फॉलोज द प्रोटोकॉल जो कि ऐसे हमें बताना चाहिए कि यार ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, यहाँ पर्टिकुलर इस एरिया में ये ग्रुप देखने को मिल सकता है, इस पर्टिकुलर ग्रुप में ये चीज देखने को मिल सकती है। ये चीज हम असल में नहीं कर पा रहे, वी आर नॉट एबल टू एनालाइज द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली। ये भी एक ऐसा कंसेप्ट था जो हमें समझा रहा है कि यार ऐसा है कि द कंसेप्ट बिहाइंड दिस इज जियोग्राफिक लोकेलिटी एक बाउंड्री नहीं बननी चाहिए, जियोग्राफिक लोकेलिटी एक प्रॉपर डिफिनिशन नहीं बननी चाहिए इस चीज के मामले में, बिकॉज कैरेक्टर्स आर फाउंड इन एवरीवेयर, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कैरेक्टर्स ओवरलैप कर रहे हैं। देयर आर सर्टेन कैरेक्टर्स जो कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं किसी भी ऐसे जैसे ब्लैकिश या येलोइश कैरेक्टर जो हम कोकोसाइड्स में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम बाकी रेसेस में भी येलोइश टिंज देख पा रहे हैं। इसी तरीके से कहीं ना कहीं अगर आप कुछ कैरेक्टर्स मंगोलॉइड्स के साथ ही ज्यादा या निग्रोइड्स के साथ ही ज्यादा हैवी बिल्ड या मस्कुलर बॉडी स्ट्रक्चर या फॉर एग्जांपल रेशियल स्पारनेस या हेयर स्पार्स या ब्राउनिश या ब्लॉन्ड, ये सारी चीजें आप ऐसा नहीं बता सकते कि कंटिन्यू बस इसी में देखे जाते हैं। सो देयर इज ऑलवेज एन ओवरलैपिंग ऑफ कैरेक्टर्स, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, ये कैरेक्टर यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। सो दे आर ओवरलैपिंग विद वन अनदर। जब ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि यार इसमें रखे कि इसमें रखे, इसमें रखे कि इसमें रखे, एक सर्टल चेंज नहीं आ पा रही है, एक प्रॉपर प्रोमिनेंट डिफरेंस नहीं हम क्रिएट कर पा रहे हैं कि इस रेस में ये है, इस रेस में ये है। सो वी always overlap characters from this portion to this portion, but after different variables, जब हम multiple variables को apply करते हैं, तब जाके हम इसको अलग कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। But there are certain characters जो कि यहाँ पे भी देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पे भी देखने को मिल सकते हैं। So that basically creates some kind of phases, what we call as confusions among the people. और सबसे बड़ी एक जो कंसेप्ट इसका था वो था ये कि जेनेटिक बेसिस के मामले में इसको बहुत ही कम देखा गया। व्हाट इज द रीजन? जो जेनेटिक या साइंटिफिक तरीके से हम इसको जेनेटिक एनालिसिस या डीएनए एनालिसिस के नाम से देख सकते थे, वो हम नहीं देख पा रहे। इट्स बिकॉज वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या जेनेटिक्स में क्या वजूहात ऐसे हैं कि लोग ऐसे अपने आप को दिखा पा रहे हैं, ऐसे आप लोग दिखा पा रहे हैं। तो नाउअडेज वी हैव वेरियस थिंग्स इन फ्रंट ऑफ अस, जहाँ पे हम क्या कहते हैं मल्टीफैक्टोरियल जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीन्स होती है या एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन द जीन्स होती है, ये सारी चीजें हम आज अप्लाई कर सकते हैं, आज हम पढ़ सकते हैं, बट इस क्लासिफिकेशन को प्रॉपर तरीके से एक वो जेनेटिक बैकअप नहीं मिला, एक जेनेटिक सपोर्ट नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से ये रेशियल क्लासिफिकेशन जो की गई थी ये प्रॉपर डिफिनिशन तरीके से नहीं हो पाई। सो दैट वाज द रीजन। और एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो हमारे पास यहाँ पे देखा गया, दैट वाज कि रेशियल क्लासिफिकेशन जो भी कल भी मैंने बोला कि एक ऐसा कंसेप्ट था जहां पे वी वर जस्ट सिंपली डिस्कसिंग
कि यार ऐसे हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी भी क्राइटेरिया या क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, जब भी हमारे पास अलग किस्म के जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टर्स जब हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप को अलग करते हैं या पर्टिकुलर ग्रुप को ये सेपरेट कर रहे हैं, इसका बिल्कुल भी मकसद ये नहीं है कि हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को या तो सुपीरियर बना रहे हैं या दूसरे ग्रुप को इंफीरियर बना रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों की आइडियोलॉजीज में ये रेशियल क्लासिफिकेशन इस हिसाब से बैठी, इस नजरिए से, इस अंदाज से बैठी, जहां पे हम ये बता पा रहे थे कि यार नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि ये जस्ट एक फिजिकल कंसेप्ट है या बायोलॉजिकल कंसेप्ट है। इसको सोशल रंग बहुत ज्यादा मिला, सोसाइटल इम्प्लीकेशंस की इसकी बहुत देखने को मिली, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आप देखेंगे रिसेंटली एक वो ट्रेंड भी चली थी जिसमें ब्लैक लाइव्स मैटर के मामले में भी एक वो चली थी। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज में एक ऐसा एक इथनोसेंट्रिक अप्रोच क्रिएट हुआ जहां पे लोगों को देखा गया कि ब्लैक पीपल को बहुत ही नीचा मानते थे, उन लोगों को ज्यादा अच्छा खूबसूरत नहीं मानते थे, बट एट द सेम टाइम वाइट पीपल अपने आप को ज्यादा अच्छा मानते थे। वो ऐसा एक, तो उन्होंने जब एक सपोर्ट सिस्टम मिला रेशियल क्लासिफिकेशन में, तो दे स्टार्टेड कि जो कोकोसाइड्स रेस है ये बहुत अच्छी रेस है रादर देन द निग्रोइड्स, और इसी हिसाब से जो मंगोलॉइड्स है या एशियाटिक मंगोलॉइड्स है, इसमें भी थोड़ा वो स्टीरियोटाइपिंग देखने को मिल पाई, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता आजकल जब हम प्रॉपर तरीके से इस रेस टर्म की हम बात करें, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी शुड नॉट यूज इट इन टर्म्स ऑफ दोस superiority and inferiority complexes। हमें चाहिए कि हम इस रेस क्लासिफिकेशन को एज ए एथनिक क्लासिफिकेशन के नाम से भी देखें, बिकॉज एट द एंड इट्स जस्ट एथनिक दैट मेक्स अस डिफरेंट, इट्स जस्ट सम बेसिक विजिबल फॉर्म्स, नथिंग डिफरेंट देन दैट। जितने क्रोमोसोम्स हमारे पास हैं उनके पास भी हैं, जितने लोग हमारे पास होते हैं बाकी लोगों के पास भी होते हैं, तो हर एक का जो असल बुनियादी ढांचा है वो सेम है, हर एक का जो बुनियादी व्हाट वी कॉल एज प्रोटोकॉल है लाइफ का, वो सब का सेम है। बट कहीं ना कहीं जो ये इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशंस की वजह से, एथनिक डाइवर्सिटी है या कल्चरल इंटरेक्शंस है, ये सारी चीजें हमें डिफरेंट बना रही है, और जिसकी वजह से इट्स नॉर्मल, इट्स यूजुअल। अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, तो बट सारी की सारी उंगलियां सेम नहीं होती, बिकॉज एवरीवन हैज इट्स ओन फंक्शन। तो इसी हिसाब से इस दुनिया में जो सारे लोग हैं सभी सेम है, दो वी आर सेम ह्यूमन सेपियंस, बट एट द सेम टाइम हमारे पास जो ये बेसिक फिजिकल अपीयरेंसेस में डिफरेंसेस देखने को मिल रही है, इससे हम बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे, इससे भी हम बिल्कुल भी ये नहीं एक एक आइडिया नहीं निकाल पा रहे या निकाल पाएंगे कि यार ये अच्छा है या ये बुरा है, या ये बुरा है या ये अच्छा है। तो ये एथनोसेंट्रिक अप्रोच खत्म होना चाहिए, जिसकी वजह से ये भी एक क्रिटिसिज्म बना इस क्या कहते हैं रेशियल क्लासिफिकेशन का। तो अब जाके हम आज बात करने वाले हैं क्या ऐसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें असल में इस क्लासिफिकेशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लासिफिकेशन को पढ़ने के लिए these characters are basically found in a way कि ये ऐसा होना चाहिए और ये ऐसा होना चाहिए और ये ऐसा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम बात करते हैं पिगमेंटेशन के बारे में या स्किन कलर के बारे में, जिसको हम बोलते हैं। पिगमेंटेशन के मामले में हमने देखा कि जनरल टर्म्स में इस वर्ल्ड में 3 डिफरेंट किस्म के लोग देखने को मिलते हैं। सम पीपल आर व्हाइट स्किन, सम पीपल आर येलो स्किन एंड सम पीपल आर ब्लैक स्किन। तो कुछ लोगों की जो ओवरऑल जल्द जो उनकी है, जो स्किन उनकी है, वो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल इंटरेक्शंस, कहीं ना कहीं वो चेंज होती जा रही है, कहीं ना कहीं वो क्या कहते हैं डिफर देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं वो चेंज में आ सकती है। तो वहां पे हमारे पास हम सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि 3 किस्म के लोग देखे जाते हैं। एक जो कि व्हाइट होते हैं, दूसरा जो कि येलो होते हैं, और तीसरा जो कि डार्क होते हैं या ब्लैक कलर के होते हैं। अब इसमें भी हम अलग अलग किस्म के सब थीम्स देख रहे हैं, थोड़ा क्रीमी येलो, ठीक है ना, इसी तरीके से व्हाइटिश येलो, इसी तरीके से प्योर क्रीमी व्हाइट, वाइट, ठीक है ना, ऑफ वाइट, इसी तरीके से आप देख सकते हैं ब्लैक स्किन में भी डार्क ब्राउन, ब्राउनिश कलर, चॉकलेटी ब्राउन, इसी तरीके से डीप ब्लैक। ये सारी चीजें हम देख सकते हैं कि यार ये असल में अलग अलग सब कलर्स भी देखने को मिल सकते हैं अंडर दिस सब कैटेगरीज ऑफ पिगमेंटेशन। तो ये हमें समझा रहा है कि पिगमेंटेशन 3 डिफरेंट कैटेगरीज में होती है। यहाँ पे याद रखने की जरूरत है, जब हम ओवरऑल उन क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं, ओवरऑल उन क्या कहते हैं थिंग्स की बात करते हैं, तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट 3 डिफरेंट डर्मल कंडीशंस। वन दैट्स कॉल्ड ल्यूकोडर्मा,
दूसरा दैट्स कॉल्ड व्हाट वी कॉल्ड एज कैंथोडर्म्स, और तीसरा जिनको हम मेलानोडर्म्स के नाम से जानते हैं। असल में द रीजन बिहाइंड दिस इज अ टर्म कॉल्ड पिगमेंटेशन या व्हाट वी कॉल एज मेलानिन पिगमेंट। मेलानिन पिगमेंट हमारी बॉडी में एक ब्लैकिश काइंड ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, और जिसकी बॉडी में ज्यादा मेलानिन बन रहा है उसकी बॉडी उतनी ज्यादा ब्लैक हो जाएगी। असल में इसका मकसद ये है कि ये अल्ट्रावायलेट रेडियस से हमें बचा रहा है। जो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती है सन से, उससे हमें ये बचा रहा है, बिकॉज इट सेव्स आवर इंटरनल डर्मिस एपिडर्मिस फ्रॉम दैट हीट, फ्रॉम दैट यूवी रेडिएशंस। उससे ये हमें बचा रहा है, हमारी सेल्स को या हमारी इंटरनल ऑर्गन्स को ये बचा रहा है। और इस मेलानिन पिगमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो रहा है कि ये अपने आप में इस चीज को जज़ब करता है, रादर देन व्हाट वी कॉल इफेक्टिंग द स्किन, इफेक्टिंग द सेल्स ऑफ द बॉडीज। तो इसके लिए मेलानिन पिगमेंट का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज याद रखने की जरूरत है, जो भी हमारी बॉडी में ब्लैक कलर देखने को मिलता है वो सारा का सारा मेलानिन पिगमेंट के साथ बनता है। और इसी मेलानिन पिगमेंट के वेरिएशंस देखने से अलग में असल में अलग अलग कलर के क्या कहते हैं बॉडी शेप, सॉरी बॉडी कलर्स देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जिनको हम व्हाइट स्किन बोलते हैं, उनमें बहुत ही कम मेलानिन पिगमेंट देखने को मिलता है, बहुत ही कम, लीस्ट मेलानिन पिगमेंट इज फाउंड इन दिस पीपल्स। तो जिसकी वजह से ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इनको कोकोसाइड्स में रखते हैं, या वी यूज द टर्म व्हाइट स्किन या लूकोडर्म्स, वी यूज द टर्म लूकोडर्म्स, इनको हम लूकोडर्म्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास येलो स्किन पीपल, और येलो स्किन पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम मंगोलॉइड्स होते हैं। याद रखना, लूकोडर्म्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोकोसाइड्स होते हैं, येलो डर्म्स, येलो स्किन या जिनको हम कैंथोडर्म्स भी बोलते हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स मंगोलॉइड्स होते हैं। और सबसे बाद हमारे पास ब्लैक स्किन के जो लोग होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स निग्रोइड्स होते हैं, एंड समटाइम्स वी यूज द टर्म मेलानोडर्म्स फॉर दोस पीपल। इनमें बहुत ज्यादा मेलानिन पिगमेंट देखने को मिलता है। तो ये हैं कुछ कैरेक्टर्स जिनमें हम आज बात करने वाले हैं कि क्या क्या कैरेक्टर्स किस हिसाब से हम देख पा रहे हैं, जिससे हम रेशियल क्लासिफिकेशन को अंजाम देते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एक और कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं क्या, पिगमेंट, सॉरी ये तो हमने पिगमेंटेशन देखा। उसके बाद है हेयर कलर एंड फॉर्म। अब जाके हेयर कलर की हम बात करते हैं या हेयर फॉर्म की बात करते हैं। नॉर्मल एवरेज में आप देखोगे कि जब आप हेयर फॉर्म की बात करते हैं, 3 किस्म के डिफरेंट हेयर्स देखने को मिल सकते हैं। या तो किसी के बाल बहुत ही स्ट्रेट होंगे, बहुत ही नॉर्मल तरीके से होंगे, कुछ लोगों के बाल वेवी होते हैं, थोड़ा वेवी देखने को मिलते हैं, और तीसरा कुछ लोगों के बाल फ्रिजी या वूली होते हैं, पूरा वूल के शेप में, जो कि हमारे शीप के स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलता है, एक वेवी होते हैं, या किसी किसी लोगों के बाल बहुत ही फ्रिजी काइंड ऑफ या वूली काइंड ऑफ हो सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स वी डिवाइड द एंटायर ग्रुप्स इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज, जिसमें स्ट्रेट एंड व्हाट वी कॉल एज स्लीक होता है, और कुछ लोगों के वेवी होते हैं, और कुछ लोगों के हमारे पास फ्रिजी होता है। तो ये असल में है कुछ कैटेगरीज जो हम हेयर कलर की जब हम बात करते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट हेयर फॉर्म, जब हम हेयर फॉर्म की बात करें तो हेयर फॉर्म असल में सिफेलिक इंडेक्स के नाम से देखा जा सकता है। और सिफेलिक इंडेक्स क्या होता है, जो हेयर, इसका जो हेड फॉर्म होता है, ये हेड क्या ब्रांचियोसेफेलिक है, क्या ये हेड मीजोसेफेलिक है, क्या ये हेड डोलिकोसेफेलिक है, ये सारी चीजें असल में हमें समझा रहा है कि क्या इसका जो हेड फॉर्म है वो कौन से कंसेप्ट में है, इसका जो हेड फॉर्म है जो वो किस किस शेप में सामने देखने को मिल सकता है। तो इस चीज को देखने के लिए हमारे पास सिफेलिक इंडेक्स या सीआई के नाम से हम निकालते हैं। और सिफेलिक इंडेक्स को जानने के लिए हमें बेसिकली कुछ मेजरमेंट्स करने की भी जरूरत होता है। तो यहाँ पे एंथ्रोपोमेट्री का भी बहुत बड़ा योगदान है, टू अंडरस्टैंड द हेड फॉर्म्स, टू अंडरस्टैंड द हाइट, ब्रेड्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर हेड। तो इस सिफेलिक इंडेक्स को निकालने के लिए वी हैव अ थ्योरम, वी हैव अ प्रॉपर वेल डिफाइंड व्हाट वी कॉल इस थ्योरम, जिसको हम अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले हमें हेड की ब्रेड्थ को मेजर करना है, और उसके बाद हेड की लेंथ को मेजर करना है। सो वी सिंपली हैव टू डिवाइड द हेड ब्रेड्थ by head length into 100, and we have to multiply it by 100. तो याद रखने की बात है, we can write it head breadth HB, head breadth by head length को नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो उसमें जो हमारे पास क्या कहते हैं जो वैल्यू आएगा, वो वैल्यू असल में एक सिफेलिक इंडेक्स होता है इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का। और वो सिफेलिक इंडेक्स के कैटेगरी के बेसिस पे हमने असल में 3 डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट किए हैं, 3 डिफरेंट वेरिएशंस क्रिएट किए हैं, जो मेल्स के लिए अलग है और फीमेल्स के लिए अलग है। तो सबसे पहले हमारे पास होता है डोलिकोसेफेलिक। जब हम फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर मेरा हेड ब्रेड्थ है 18 सेंटीमीटर और मेरा जो
हाई लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर, तो मैं क्या करूंगा 18/25 इंटू 100 करूंगा, जिसकी वजह से मुझे टोटल में 72 आएगा या 72.1 72.3 जो भी आएगा, वट एवर कम्स एज अ रिजल्ट, तो वो मैं एज सिफेलिक इंडेक्स जानता हूँ। So on the basis of this average category, we divided entire three groups. For that, we created three different divisions for this cephalic index. उसमें हमारे पास डोलिकोसेफेलिक होता है, मेसोसेफेलिक होता है और ब्रांचियोसेफेलिक होता है। तो डोलिकोसेफेलिक असल में मेल्स में होता है 71। 71 मींस उसका जो सेफेलिक इंडेक्स होना चाहिए वो 71 से लेके 75.9 तक होना चाहिए। अगर किसी भी पर्टिकुलर मेल का सेफेलिक इंडेक्स 71 से लेके 75.9 तक आता है तो वो डोलिकोसेफेलिक में आता है। अगर यही फीमेल्स में देखने को मिलता है तो फीमेल्स में ये 72 से लेके 76.9 तक देखने को मिलता है, उनको हम डोलिकोसेफेलिक बोलते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास मीजोसेफेलिक, तो दैट मींस इसका सर बहुत ही छोटा है। उसके बाद मीजोसेफेलिक आता है और मीजोसेफेलिक में हमारे पास 76.8 टू 76.0 टू 80.9 तक जो मेल्स में अगर किसी का ये आ रहा है ये सेफेलिक इंडेक्स, तो वो अपने आप को मीजोसेफेलिक में रख सकता है या हम ट्रीटमेंट करते समय इनको मीजोसेफेलिक में रख सकते हैं। और फीमेल्स में अगर यही आ रहा है तो वो 77.0 टू 81.9 आता है। उसके बाद हमारे पास ब्रांचियोसेफेलिक आता है या जो थोड़ा चौड़ा जिनका सर होता है, थोड़ा ब्रॉड होता है, तो उनको देखने के लिए हमारे पास 81.85 से तक जो जिसका भी सेफेलिक इंडेक्स आएगा वो ब्रांचियोसेफेलिक में आएगा, और फीमेल्स में 82 से लेके 86 तक जिसका आएगा वो भी ब्रांचियोसेफेलिक में आएगी। सो ये था असल में एक रेंज, एक वेरिएशन जो कि हम देख पा रहे हैं इन दीज पर्टिकुलर व्हाट वी कॉल एज ग्रुप्स, जो भी हमारे पास पॉपुलेशंस है उनमें हम ये चीज देख पा रहे हैं। तो ये था हमारे हेड फॉर्म के मामले में। हेड फॉर्म में हमने देखा कि यार असल में वी हैव व्हाट वी कॉल एज थ्री डेफिनेशंस, वी हैव ब्रांचियोसेफेलिक, वी हैव मेसोसेफेलिक, वी हैव डोलिकोसेफेलिक। तो ये भी हमने देखा कि किसका स्टेचर कैसा होना चाहिए, ये क्या कहते हैं हाउ द स्टेचर वर्क्स। तो इसके बेसिस पे हमने तीन डिफरेंट कैटेगरीज क्रिएट की है, एक जिसको हम डोलिकोसेफेलिक, दूसरा मेसोसेफेलिक, तीसरा ब्रांचियोसेफेलिक के नाम से जानते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज वी कैटेगराइज पीपल, जैसे ब्रांचियोसेफेलिक हम कोकोसाइड्स में रखेंगे या मंगोलॉइड्स में रखेंगे, इसी तरीके से या निग्रोइड्स में रखेंगे, तो उसी हिसाब से फिर इनको देखा जा सकता है। उसके बाद आता है फिर फेशियल फीचर्स। फेशियल फीचर्स की जब हम बात करते हैं तो इससे पहले हमने बात की हेयर कलर, हमने ये जो विजिबिलिटी में हम देख पा रहे हैं, सिंपल सी विजिबिलिटी में हम ये भी देख पा रहे हैं, ये भी देख पा रहे हैं, जो भी नॉर्मल नजर से हम लोगों को देख पा रहे हैं उसी पर्टिकुलर एरिया में हम असल चीजों को देख सकते हैं। तो हेड फॉर्म में सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड, सॉरी फेशियल फीचर्स में असल में हमें देखना चाहिए कि इसका जो फेस है, ये फेस कितना चौड़ा है, ये फेस कितना लंबा है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी ब्रेड्थ कितनी है, ये चीज असल में हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि इसका ये पॉइंट नेशन या नेथन या ये पॉइंट कितना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी डिफरेंस है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी डिफरेंस है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी डिफरेंस है, ये सारी चीजें मेजर की जाती है और उससे हमारे पास इसका जो फेशियल फीचर्स हैं वो सामने आ जाते हैं। उसके बाद साथ साथ भी अगर हम इसी चीज को अब साइड वाइज देखेंगे, अगर हम फॉर एग्जांपल ये मेरा फेस है, एक फेशियल इंटरप्रिटेशन है, और अगर इस फेस को मैं इस साइड से देखूं, आई एम सीइंग फ्रॉम दिस साइड, तो मुझे कहीं ना कहीं एक प्रोग्मेटिक फेस देखने को मिलेगा। तो आई एम हैविंग अ साइड व्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर चीज। अगर मैं सामने से देख रहा हूं तो मुझे एक 2D इंफॉर्मेशन मिल रही है, सिंपल सी इंफॉर्मेशन मिल रही है, बट जब आप साइड से देख रहे हैं तो आपको एक 3D व्यू मिल रहा है, इस साइड से भी, ऊपर भी और सामने की तरफ से। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज, जो हम फेशियल फीचर्स में देखने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे हम असल में प्रोग्मेटिज्म देखने को मिल पा रहे हैं। प्रोग्मेटिज्म आप सिंपल से इस छोटे से माउस से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको नॉर्मल तरीके से ऐसे देखूं तो आप देख सकते हैं कि यार ये है कि सामने से प्लेन दिख रहा है, लेकिन जब आप इसी चीज को साइड से देखेंगे तो यू विल सी अ बल्ज अराउंड, एक मूवमेंट आ रहा है, एक शेप आ रहा है। तो ये चीज क्या है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज, ये एक प्रोग्मेटिक फेस दिखा रहा है। अगर मैं साइड शेप से देख रहा हूं तो मुझे एक प्रोग्मेटिक फेस दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं बल्जिंग दिख रही है या स्लांटिंग दिख रही है, या चाहे वो वर्टिकल हेड हो, चाहे वो जो ज़ाइगोमेट्रिक आर्च है वो डिफरेंट है, या जो हमारे पास मैंडिबल्स है वो सामने की तरफ या चिन अंदर की तरफ जा रही है।
सो ये जो आप प्रोग्नेथिज्म दिखा रहे हो, इसमें भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कितना प्रोग्नेथिक फेस है, क्या आप कितने डिग्रीज ऑफ प्रोग्नेथिज्म है, ये भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आपके जो फेशियल फीचर्स हैं, उन फेशियल फीचर्स को आप कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं, उसके लिए हमें इस फेशियल फीचर को अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारे पास, सो दिस वाज जस्ट अबाउट द फेशियल फीचर्स। उसके बाद आते हैं हमारे पास नोज, और नोज की जब हम बात करते हैं, वंस वी टॉक अबाउट द नोज, तो नोज में हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि इसकी जो नाक है, इसके भी कुछ पॉइंट्स होते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम इन बिटवीन ऑफ द आईज एंड एंड्स अबव द लिप्स, यहाँ पे खत्म होती है। तो इस पोर्शन को देखने के लिए इसकी हाइट कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, या फ्रॉम द पॉइंट्स जिससे ये खत्म होती है ऑन दैट फेस, ये कितना दूर तक हो रहा है। अगर ये यहाँ तक हो रहे हैं तो वी कैन से ब्रॉड नोज, अगर ये टाइट आ रही है तो वी कैन से सिंपल एक छोटी सी नोज है। अगर ये फ्लैट शेप्ड है, थोड़ा दबी हुई है, सामने की तरफ ज्यादा नहीं आ पा रही है, तो उसको हम एज अ टिप्ड नोज भी देख सकते हैं। या इसी तरीके से अगर ये फ्लैट है, ज्यादा बाहर की तरफ नहीं आ रहे, तो उसको हम फ्लैट नोज देख सकते हैं। तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे जैसे प्रोग्नेथिज्म हम देख पा रहे हैं। प्रोग्नेथिज्म एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा वेरिएबल है जो हम देख पा रहे हैं फ्रॉम दोस एप्स एंड मैन, उनको हम कंपेयर करते जा रहे हैं। जितना हम ह्यूमन कैरेक्टर्स अपने आप में ला रहे हैं, उतना प्रोग्नेथिज्म कम होता जा रहा है। इसी तरीके से जो नोज है, जब हम एप्स में जाएंगे तो पूरा फ्लैट नोज देखने को मिलता है, और पूरा उनका नेजल सेप्टम थोड़ा साइड मोटा होता है, तो नॉस्ट्रल्स आर लाइक इन फ्रंट ऑफ अस। अदरवाइज इन ह्यूमंस द नॉस्ट्रल्स आर बिलो दोस नोज, नाक के नीचे से नॉस्ट्रल्स आ रहे हैं। लेकिन जब आप एप्स की कैरेक्टर्स को देख रहे हो तो फ्रंट की तरफ नॉस्ट्रल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हम ह्यूमंस में कन्वर्ट होते गए, तो ये सारे कैरेक्टर्स चेंज होते गए। तो ये भी एक फिजिकल एविडेंस है जो हम दूर से ही बता सकते हैं, क्या फ्लैट नोज है, थोड़ी टिप्ड नोज है, ये सारी चीजें वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द नोज फॉर्म्स। ये नोज फॉर्म से हम सिंपल फॉर्मेशन में देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास आईज। जब हम नोज को छोड़ के अब हमारी आंखें आईज पे ऊपर भी देख सकते हैं, तो आईज को देखने के लिए भी एक ऐसा कंसेप्ट है कि कभी कभार हम देखते हैं कि क्या आईज बिल्कुल एक सिंपल शेप में होते हैं, ऐसे होते हैं, या इसके जो ब्रो रिजेस होते हैं वो क्या बाहर की तरफ आ रहे हैं, या ब्रो रिजेस अंदर की तरफ आ रहे हैं, या ब्रो रिजेस कितने प्रोमिनेंट है, ब्रो रिजेस कितने बाहर की तरफ आ रहे हैं, जो ऑर्बिटल है, जो ऑर्बिट्स है इन आईज के, वो कितने बड़े हैं, वो कितने छोटे हैं। या कभी कभार मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने देखा होगा कि एक इल्यूजन क्रिएट होता है जब हम मंगोलियन कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल से कि इनके स्लांटेड आईज होते हैं, थोड़ा टिल्टेड आईज होते हैं, ऐसे आईज टिल्टेड होते हैं। इट्स नॉट बिकॉज इनकी आईज टिल्टेड होते हैं, इट्स बिकॉज उनके पास एक फॉर्मेशन होती है, जो मैं आप लोगों को सिंपल कंसेप्ट में दिखाऊंगा। जो आई होती है, इसके अपर लिड में एक एपिकैथिक फोल्ड होता है, एक जो इसका जो मसल होता है इस आई लिड का, वो थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा बहुत लंबा होता है, जिसकी वजह से एक फोल्ड बन जाता है, और उस फोल्ड को हम एपिकैथिक फोल्ड बोलते हैं। और ये फोल्ड बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम्स मंगोलॉइड्स में देखने को मिल सकता है। और ये एपिकैथिक फोल्ड की वजह से हमें एक इल्यूजन क्रिएट होता है, जिससे हमें लग रहा है कि ये स्लांटेड आईज है, आईज थोड़ा स्लांटेड है, टिल्टेड है। अदरवाइज होती तो वो प्लान है, नॉर्मल है, बिल्कुल फॉर्मेशन में होती है। तो ये हम देख पा रहे हैं कि बट थोड़ा टिल्टेड बिकॉज ऑफ द एपिकैथिक फोल्ड, वी कैन ऑब्जर्व कि ये थोड़ा टिल्ट दिख रहे हैं। अदरवाइज ये स्लांटेड आईज बिल्कुल भी नहीं होते, दे आर सिंपली एपिकैथिक फोल्ड की वजह से थोड़ा बहुत उनमें से डिफरेंशिएशंस देखने को मिल सकती है। उसके बाद आता है हमारे पास एक और फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं स्टेचर। स्टेचर के मामले में असल में वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस हिसाब से हमारे पास ये कंसेप्ट्स होते हैं, किस हिसाब से हमारे पास ये फंक्शनैलिटीज होती है। स्टेचर में हम देख सकते हैं क्या ये इंसान का जो हाइट है, ये ऑन द बेसिस ऑफ कैसे देखने को मिल सकता है, इसकी जो ब्रेडथ है वो भी हम देख सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सी कैटेगरी, जैसे हमने अभी पिग्मीज के बारे में बात की, हमने बात की अभी निग्रोइड्स के बारे में बात की, हमने अभी बात कॉकोसाइट्स के बारे में बात की। सो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट आपकी जो है, जिस पर्टिकुलर एरिया में आप पाए जाते हैं, आपकी हाइट कितनी है, आपकी ब्रेडथ कितनी है, आपकी ओवरऑल स्टिंग हाइट कितनी है। तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर एरियाज जो आर बीइंग फाउंड। तो इसीलिए उस स्टेचर को देखने के लिए भी हम लोगों को अलग अलग कैटेगरीज में देते, थोड़े लॉन्ग होते हैं, थोड़े मिडल शेप्ड होते हैं, थोड़े बहुत ही छोटे कद के होते हैं। तो एवरेज हाइट अगर हम देखेंगे कॉकोसाइट्स की, फॉर एग्जांपल 5.3 इंच, 5.4 इंच, 5.5 इंच ऐसे भी देख सकते हैं। लेकिन समटाइम्स जो मंगोलाइट्स की बात करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखोगे 4.7 इंच, 4.8 इंच, 4.9, 5 इंच, 5.1 इंच ऐसे ही देखने को मिल सकते हैं। सो कहीं ना कहीं स्टेचर का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जो इसको और डिटेल के साथ और व्हाट वी कॉल एज इंफॉर्मेशन के साथ पेश कर सकता है।
उसके बाद हम बात करते हैं एक और कैटेगरी की, एक और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जिसको हम डर्मेटोग्राफिक्स के नाम से जानते हैं। और डर्मेटोग्राफिक्स हमें सिंपल से ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि डर्मेटो मीन्स डर्म्स, डर्म्स जो कि हम, ग्राफिक्स मीन्स कुछ कार्व्स होती है। तो जब हम अपने फिंगरप्रिंट्स की बात करते हैं या पाम प्रिंट्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास एक क्या कहते हैं, एक कार्विंग सिस्टम क्रिएट होता है, एक असल में एक डिविजन्स क्रिएट होते हैं, कुछ ना कुछ लाइंस हमारी बॉडीज में होते हैं, कुछ स्किन्स में होते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे हाथों में और हमारी उंगलियों के उस ऊपर देखने को मिलते हैं, जिनको हम फिंगरप्रिंट्स के नाम से या पाम प्रिंट्स के नाम से भी देख सकते हैं। और इसके बुनियाद पे भी हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों को डिवाइड कर सकते हैं किसके पास ज्यादा वर्ल्स है। असल में सबसे पहले हमें समझना है कि चार किस्म की चीजें हो सकती है। एक जिसमें हमारे पास वर्ल्स होती हैं, वर्ल्स होती है, ठीक है ना, वर्ल इट्स काइंड लाइक दिस, ठीक है ना, इसमें दो ट्राइहेड्रा होते हैं, दो ट्राइहेड्रा होते हैं। जब हम आगे जाके डर्मेटोग्राफिक्स पढ़ेंगे तब आप हमें ये समझ आएगा। उसके बाद हमारे पास रेडियस होते हैं, रेडियल्स होते हैं, असल में लूप्स होते हैं, ये लूप्स लाइक दिस, एस लूप, इट्स लाइक लूप, ठीक है ना। तो लूप्स ऐसे देखने को मिलते हैं। उसके बाद आर्चेस साइड में चले जाते हैं। ये जो लूप्स होते हैं ये दो किस्म के होते हैं, या तो ये एक साइड से जाएंगे, या तो ये इनका जो एंड पॉइंट है, जिस पॉइंट से स्टार्ट होगी यहाँ से होके फिर इसी पॉइंट में वापस जाएंगे। सो इसको हम कभी कभार अल्नर लूप जानते हैं। और कभी कभार जो रेडियस, जो कि हमारे पास दो हड्डियां होती है, एक अल्नर होती है और एक रेडियल होती है। तो जो रेडियल की तरफ खत्म हो रही है उसको हम रेडियल लूप बोलते हैं, जो अल्नर की तरफ खत्म होते हैं उसको अल्नर लूप बोलते हैं। तो जो इस साइड से होगी वो अलग है, जो इस साइड से खत्म होगी वो अलग है, लेकिन दोनों लूप्स ही होते हैं। सो वी हैव व्हाट वी कॉल एज, सबसे पहले हमारे पास वर्ल्स होते हैं, उसके बाद हमारे पास लूप्स होते हैं। लूप्स में भी हमारे पास दो किस्म होते हैं, एक अल्नर लूप होते हैं और एक रेडियल लूप होते हैं। दूसरा हमारे पास होता है आर्च, और आर्च हमारे पास असल में एक आर्क शेप्ड क्रिएट स्टार्ट होता है। तो ये आर्चेस हमें असल में ऐसे स्टार्ट होते हैं, दूसरी साइड से खत्म होते हैं। सो दैट्स व्हाट वी कॉल एज आर्च, और ये आर्चेस भी हमारे पास देखने को मिल सकते हैं। अब जाके अलग अलग एरियाज में अलग अलग किस्म के ये डर्मेटोग्राफिक्स देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोकोसाइड्स में आर्चेस ज्यादा देखने को मिलता है, मंगोलॉइड्स में लूप्स ज्यादा देखने को मिलता है। इसी तरीके से कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे निग्रॉइड्स में वर्ल्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये अलग अलग चीजें अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग रेशियल क्लासिफिकेशन में ज्यादा देखने को मिलती है। इनकी परसेंटेज ज्यादा होती है। इन पर्टिकुलर क्या कहते हैं, एक रेशियल क्लासिफिकेशन में दूसरी रेशियल क्लासिफिकेशन में अलग प्रेजेंटेशन होती है, अलग रिप्रेजेंटेशन होती है। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सी रेशियल ग्रुप के साथ अटैच हो रहे हैं, उसी हिसाब से आपके हाथों में एवरेज काइंड ऑफ जो लूप्स है या वर्ल्स है या क्या कहते हैं आर्ट्स है, ये सारी देखने को मिल सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्राइटेरिया दैट वी टॉक्ड अबाउट, कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो हमें अंडरस्टैंड करा रही हैं, जो हमें ये समझा रही है कि किस हिसाब से हम क्या कहते हैं डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, किस हिसाब से हम असल में क्या कहते हैं अलग कर पा रहे हैं चीजों के मामले में। तो ये थे कुछ क्राइटेरिया जो हमने समझ लिए कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स वी कैन डिफरेंशिएट द पीपल। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर कुछ ना कुछ चेंज आती गई, फिर हमारे पास जेनेटिक्स आया, फिर हमारे पास एक ऐसा क्रिएटर जो साइंटिफिक तरीके से हम देख पा रहे हैं, जो कि हम विजिबली साइंस से नहीं देख पा रहे थे। वी हैव टू गो फॉर टेस्टिंग, वी हैव टू गो फॉर एक्सपेरिमेंट्स ऑन दीज थिंग्स। उसके बाद हमारे पास एक क्राइटेरियंस ऐड किए गए जिनको हम सीरोलॉजिकल या जेनेटिक क्राइटेरिया भी बता सकते हैं इस रेशियल क्लासिफिकेशन मामले में, जो फिर ऐड होते गए इस चीज के लिए। और ज्यादा जब हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन पैदा होती गई और क्रिएट होती गई, तो इस सिस्टम में फिर अलग में थोड़े बहुत कुछ ऐसे क्राइटेरियंस को भी ऐड किया गया। जैसे अभी मैंने क्रिटिसिज्म की बात की थी, वहां पे हमने अंडरस्टैंड किया कि ये जो लोग हैं, दीज वर जस्ट विजिबल कैरेक्टर्स, इसीलिए इसको थोड़ा वो क्या बोलते थे, ये एक क्रूड काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन पेश कर रही है। बट कहीं ना कहीं फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऐड की गई, इसमें कुछ सीरोलॉजिकल कंसेप्ट्स ऐड किए गए, तो वो भी इसमें ऐड किए गए इन द फॉर्म ऑफ what we call as genetic criteria या serological criteria इसमें फिल करते गए। तो ये जो कंसेप्ट है, सबसे पहले हमने समझना है कि व्हाट आर दीज कंसेप्ट्स। तो याद रखने की बात है, यहाँ पे ब्लड ग्रुपिंग का बहुत बड़ा इस्तेमाल है। जो भी हम तीन चीजें पहले पढ़ने वाले हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप, एमएन ब्लड ग्रुप एंड आरएच ब्लड सिस्टम ग्रुप सिस्टम, ये असल में हम पहले कर पाएंगे। उसके बाद हम एबीएच एक्सक्रीशन के बारे में बात करेंगे, वो क्या होता है, व्हाट इज दैट। उसके बाद हम पीटीसी टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे या टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज दैट पीटीसी टेस्टिंग, कौन से टेस्ट की बात की जाती है।
सबसे पहले बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में। देखिए, हमारे पास जब हम नॉर्मल बॉडी मैकेनिज्म की बात करते हैं, जब हम अपने नॉर्मल कंडीशंस की बात करते हैं, तो हमारी बॉडी में कहीं न कहीं हमारा एक अपना इम्यून सिस्टम होता है। तो हम सबको पता है कि हमारी बॉडी में ब्लड होता है और ब्लड में कहीं न कहीं हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और कहीं न कहीं इसमें एक मैकेनिज्म भी ऐसा छुपा हुआ है, जो किसी भी चीज़ को आने से उसको पकड़ लेता है और उसको मारने की कोशिश करता है। अगर कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी एंटीजन है जो या सॉरी कोई भी ऐसी चीज़ है जो यहाँ से जाके उसमें कोई पंगा क्रिएट कर रहा है, तो वहाँ पे उसके लड़ने के लिए हमारी बॉडी में कहीं न कहीं एक इम्यून सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है जो उसको फॉलो करता है। असल में एबीओ ब्लड ग्रुप लैंडस्टेनर ने 1900 से लेके 1902 में पेश किया था और ही टॉक्ड अबाउट कि इंसान में 3 किस्म के ब्लड ग्रुप्स देखे जा सकते हैं या 3 किस्म के एंटीजन समझने को मिलते हैं। सबसे पहले हम एंटीजन को समझें। व्हाट इज एंटीजन? एंटीजन बेसिकली एक 2 वर्ड से बना हुआ एक छोटा सा वर्ड है। एंटीजन बना हुआ है एंटीबॉडी जनरेटर सेंटेंस से। एंटीबॉडी जनरेटर मींस कुछ ऐसी चीज जो एंटीबॉडीज को जनरेट कर रहा है, एंटीबॉडीज को बना रहा है, एंटीबॉडीज को जनरेट कर रहा है। तो उन दोनों वर्ड्स को एंटीबॉडी जनरेटर में एंटीबॉडी से एंटी लिया, जनरेटर से जन लिया, सो वी कॉल इट एंटीजन। तो एंटीजन इस चीज का नाम है। असल में होता क्या है ये एंटीजन? एंटीजन इज काइंड ऑफ ए आइडेंटिटी। एंटीजन एक फ्लैग होता है जो ये एक सेल के ऊपर दे। मैं एक सिंपल क्रूड लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप एक बेसिक आइडिया से इसको समझें। अगर हम समझेंगे कि एक सेल के ऊपर एक सिंपल सा एक फ्लैग लगा हुआ है और वो फ्लैग बता रहा है कि आई एम हैविंग दिस काइंड ऑफ फ्लैग, आई एम हैविंग ए फ्लैग। और अगर इसी सेल के पास दूसरा वाला फ्लैग है तो ही विल से आई हैव ए बी फ्लैग। अगर इसके पास दोनों किस्म के फ्लैग्स है, ए फ्लैग एंड बी फ्लैग। अगर कोई फ्लैग नहीं है तो इट विल से कि मेरे पास कोई फ्लैग नहीं है, तो मेरे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इस लैंडस्टेन में हमने समझाया कि असल में इंसान के पास 2 किस्म के एंटीजन्स होते हैं, या तो ए होगा या तो बी होगा। तो अगर ए है तो वो असल में क्रिएट कर रहे हैं एंटी बी, वो बी के खिलाफ कुछ ना कुछ एंटीजन्स क्रिएट कर रहे हैं। अगर बी वाला फ्लैग है तो कहीं ना कहीं नेचुरली वो ए के खिलाफ कोई ना कोई चीज क्रिएट कर रहा है। इसी तरीके से हमारे पास अगर हम बात कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट कि हम बात कर रहे हैं व्हाट वी से, हम बात कर रहे हैं ए ब्लड ग्रुप की, तो हम बता रहे हैं इस इंसान के पास ए फ्लैग लगा हुआ है, दैट मींस ही इज हैविंग ब्लड ग्रुप ए। और ए ब्लड ग्रुप की वजह से हम समझ पा रहे हैं कि ए ब्लड ग्रुप जब इसके पास है तो ए ब्लड ग्रुप होने की वजह से बी ब्लड ग्रुप के खिलाफ या एंटी बी इसके पास होगा, बी के खिलाफ ये एंटीजन्स क्रिएट करेगा। इसी तरीके से जब इसके पास बी है तो ये बी में क्या करेगा, ए के खिलाफ एंटीजन्स क्रिएट करेगा। तो क्या हुआ, हमारे पास 4 डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स बने। कैसे बने वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर हमारे पास एक सेल है और एक सेल के ऊपर हमारे पास नॉर्मल सेल है और इस सेल के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, इसमें ए लगा हुआ है, सो वी कैन से इस बॉडी में हमारे पास ए ब्लड ग्रुप है। अगर इसी सेल या नॉर्मल इंडिविजुअल में बी वाला ग्रुप है तो हम बता सकते हैं इसके पास बी ब्लड ग्रुप है, तो ये नॉर्मल से बी ब्लड ग्रुप वाला रखता है। कभी कभार क्या होता है कि दोनों एंटीजेंस अवेलेबल होते हैं, ए वाला भी अवेलेबल है, बी वाला भी अवेलेबल है, तो हम बता रहे हैं इसका ब्लड ग्रुप ए बी है, दोनों ए एंड बी, सो वी कॉल इट ए बी ब्लड ग्रुप। अगर दोनों में से कोई प्रेजेंट नहीं है, ना है ए ना है बी, तो उसको बोलते हैं ओ इसका ब्लड ग्रुप है, सो ही इज हैविंग ओ ब्लड ग्रुप। ना ही इसके पास ए एंटीजन है और ना ही इसके पास बी एंटीजन है, तो इसको हम बोलते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग। तो ये हमें समझा रहा है कि यार 4 किस्म के ग्रुप्स बन सकते हैं। अब जाके हम इसको कैसे एज ए जेनेटिक क्राइटेरियन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जितना हम नॉर्थ से लेके ईस्ट की तरफ आते जाएंगे उतना हम देख रहे हैं कि बी वाला ब्लड ग्रुप बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी हम देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में कौन सा ब्लड ग्रुप ज्यादा देखने को मिल रहा है। इट्स बिकॉज उन्होंने आपस में ही सारी जो आपस में ही जनरेशंस बन रही है वो आपस में ही बन रही है, उतना ज्यादा मिक्सिंग नहीं हुआ है, तो जिसकी वजह से जो रिप्रेजेंटेशन होगी, परसेंटेज होगी, वो एक ग्रुप में ज्यादा होगी, दूसरे ग्रुप में कम होगी। तो दिस इज हाउ वी सी एज व्हाट वी कॉल एज सीरोलॉजिकल कंसेप्ट। इसको जब हम जेनेटिक्स में ऐड कर रहे हैं तो ये हमें इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
उसके बाद आया दूसरा कंसेप्ट जिसको हम एमएन सिस्टम बोलते हैं, फिर इसको ऐड किया गया। असल में इसको बनाया था लैंडस्टेनर एंड लेविन ने इन 1927। तो उन्होंने समझाया था कि जिस हिसाब से ए एंटीजन होता है और बी होता है या ए बी होता है, तो इसी हिसाब से ह्यूमंस के ब्लड में तीन किस्म के एंटीजन और होते हैं, या तो एम होगा, या तो एन होगा, या तो दोनों एम एन होंगे। कहीं ना कहीं दोनों अवेलेबल हो, तीनों अवेलेबल होंगे। इसमें इसने ओ का नाम नहीं लिया था। यहाँ पे एक जगह पे एम होगा, या तो एन होगा, या तो दोनों एम एन होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एंटीजन वी कैन से कि हम बता सकते हैं कि ये एंटीजन अवेलेबल है कि नहीं है। तो इसके बेसिस पे भी फिर लास्ट में क्या हुआ, फिर हमारे पास सेंगर एंड रेस आए, उन्होंने फिर एम क्या कहते हैं एस को भी इसमें लगाया। तो फिर हम इसको एम एन एंड एस में लगाया कि किसी किसी के पास एस ग्रुप भी अवेलेबल होता है, तो फिर एम एन एस को हम इसको जानते एंटीजन देखने को मिल सकता है। सो ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कभी कभार लोगों को अंडरस्टैंड करने में, कभी कभार लोगों के एंटीजन्स को समझने में, क्या पर्टिकुलर ग्रुप में एम एन ज्यादा पाया जाता है, क्या इस पर्टिकुलर ग्रुप में या पर्टिकुलर रेस में एम ग्रुप को ज्यादा देखा जाता है या एन ग्रुप को ज्यादा देखा जाता है, किस वाले ग्रुप में ज्यादा परसेंटेज इसकी है, किस वाले ग्रुप में ज्यादा परसेंटेज इसकी है, किस वाले ग्रुप में ज्यादा परसेंटेज इसकी है। तो इस बेसिस पे इस कोरिलेशन के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये वाले प्रेजेंटेशन में, ये वाले क्लासिफिकेशन में ये वाला ग्रुप ज्यादा देखने को मिलता है। इस फॉर एग्जांपल कोकोसाइड्स में एम एन ज्यादा देखने को मिलता है, मंगोलॉइड्स में एम ज्यादा देखने को मिलता है, को ऐसे तरीके। तो जस्ट एन एग्जांपल, ये हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज द अनदर ग्रुप, दैट्स व्हाट वी कॉल एज एमएन सिस्टम। ठीक है ना। एमएन सिस्टम के बाद एक और सिस्टम आया जिसको हम RH ब्लड ग्रुप बताते हैं, या RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव या RH सिस्टम भी, ग्रुप सिस्टम ये भी बता सकते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम अपना ब्लड ग्रुपिंग कराते हैं तो हम बोलेंगे कि इसका यार ब्लड बी पॉजिटिव है, या बोलेंगे ए पॉजिटिव है, या बोलेंगे ओ नेगेटिव है, या बोलेंगे ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव है। तो हम हमेशा ब्लड ग्रुपिंग, ए ब्लड ग्रुपिंग के साथ पीएच या व्हाट वी कॉल एज पॉजिटिव या नेगेटिव का इस्तेमाल करते हैं। द बेसिक कंसेप्ट इज एबीओ ब्लड ग्रुप अलग है और आरएच ब्लड ग्रुप अलग है। इनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। देयर इज द एबीओ ब्लड ग्रुप इज इंडिपेंडेंट व्हेयरएज आरएच ब्लड ग्रुप इज इंडिपेंडेंट। असल में एक देखा गया था, एक फैक्टर देखा गया था, आरएच फैक्टर जिसको देखते हैं, ये मैकाकस रिसस मंकीज में देखा गया था। उसके बाद फिर इनको रैबिट्स के ऊपर देखा गया कि क्या किसके खिलाफ ये कैसे वो एंटीसिराज क्रिएट करेंगे, वो कैसे वो पॉजिटिव फैक्टर देखा गया। तो बहुत सारी चीजों में इसमें लैंडस्टर और वेनर ने रिसर्च की थी। फिर लास्ट में पता चला कि जिसके पास ये प्रेजेंट है तो उसको हम पॉजिटिव रखते हैं, जिसके पास ये प्रेजेंट नहीं है उसको हम नेगेटिव रखते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अब ये वाला ग्रुप और एबीओ वाला ब्लड ग्रुप, आरएच फैक्टर वाला पोर्शन और एबीओ ब्लड ग्रुप वाला पोर्शन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने आपस में जोड़ के रखते ही है। तो हम दोनों को पेश करते हैं। तो व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर योर ब्लड टेस्टिंग, जब आप अपने एबीओ ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग करते हो तो आपको आरएच ब्लड ग्रुप वाले के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आप क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब ब्लड ग्रुपिंग करते हैं तो हमारे पास 2-3 किस्म के एंटीसिराज होते हैं, एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी। तो एंटीसिरा ए, एंटीसिरा बी और एंटीसिरा डी हमारे पास पेश होते हैं। तो हम असल में क्या करते हैं, वी हैव 3 डॉट्स ऑफ द ब्लड, 3 डॉट्स होते हैं जिसमें ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं, बी को रिप्रेजेंट करते हैं और डी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो ए, बी और डी 3 ब्लड सैंपल्स मैंने रखे हैं, ए में मैं एंटीसिरा ए डालूंगा, बी में मैं एंटीसिरा बी डालूंगा और डी में मैं एंटीसिरा डी डालूंगा। ए बी से तो मुझे जहां पे एग्लूटिनेशन होगी तो वहां से मैं बताऊंगा कि किस में एग्लूटिनेशन हुई, तो वही वाला ब्लड ग्रुप है। लेकिन डी एंटीसिरा जो है उससे मुझे पता चलता है क्या ये आरएच पॉजिटिव है या आरएच नेगेटिव है। अगर आरएच पॉजिटिव है तो एग्लूटिनेशन होगी, अगर नहीं है तो एग्लूटिनेशन नहीं होगी। सो सिंपल सी बात है, जब भी हम नॉर्मल तरीके से ब्लड ग्रुपिंग के लिए जाते हैं, वी आर बेसिकली अंडरस्टैंडिंग 2 डिफरेंट ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम्स। एक एबीओ ब्लड ग्रुप को समझते हैं और दूसरा आरएच ब्लड ग्रुपिंग को समझते हैं। तो ये था असल में कंसेप्ट आरएच ब्लड ग्रुपिंग का। तो उसके बाद एक और चीज आती है जिसको हम पीटीसी टेस्टिंग बोलते हैं। और पीटीसी टेस्टिंग असल में होता क्या है, टेस्ट किया जाता है। पीटीसी जिसको हम कभी कभार फिनाइल थायोकार्बमाइड भी बोलते हैं, असल में इसका पूरा फॉर्म ही फिनाइल थायोकार्बमाइड है। ये एक ऐसा व्हाट वी कॉल एज केमिकल है जिसको टेस्ट करना कुछ लोगों को बहुत ही टिपिकल लगता है और कुछ लोगों को नॉर्मल लगता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट ऑफ दिस फिनाइल थायोकार्बमाइड वी डिवाइड पीपल ऑन 2 ग्रुप्स। एक जो टेस्टर्स
होते हैं, दूसरा जो नॉन टेस्टर्स होते हैं। किसी किसी को ये टेस्ट करता है, किसी किसी को ये नॉन टेस्ट करता है, नॉट वो ही इज नॉट एबल टू टेस्ट दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, तो उसको हम इधर टेस्टर्स या नॉन टेस्टर्स के नाम से डिवाइड करते हैं। सो दिस इज व्हाट ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैटेगरीज वी डिवाइड ग्रुप इनटू टू ग्रुप्स, एक जिसको हम टेस्टर्स बोलते हैं और दूसरा जिसको हम नॉन टेस्टर्स बोलते हैं। सो सिंपल सा कंसेप्ट है, जो लोग इसको टेस्ट कर पा रहे हैं उसको हम टेस्टर बोलते हैं, और जो लोग इसको टेस्ट नहीं कर पाते हैं उनको हम नॉन टेस्टर कहते हैं। तो सिंपल सा एक हमारे पास इंफॉर्मेशन सेट आ चुका है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि जो अफ्रीकन इंडियंस हैं या अमेरिकन इंडियंस हैं उसमें से 95% ऑफ द पीपल आर टेस्टर्स, जो इस फिनाइल कार्बामाइड को टेस्ट कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उसमें एक जीन ऐसा होता है, कहीं ना कहीं एक ऐसा एलिजूम हमारे पास अवेलेबल होता है जो इसको टेस्ट कर पा रहा है, जो इसको टेस्ट कर पा रहे हैं। सो 95% ऑफ द पीपल हु आर अमेरिकन इंडियंस वो इसको टेस्ट कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे पास जो बाकी रेस्ट ऑफ द पीपल है वो टेस्ट नहीं कर पाते। इसी तरीके से जब आप ऑस्ट्रेलियन एबॉर्जिनीज के पास जाओगे, जब आप ऑस्ट्रेलियन एबॉर्जिनीज के कंसेप्ट की बात करोगे, उनमें से 25% सबसे लीस्ट पीपल टेस्ट नहीं कर पाते। सो ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट टेस्टिंग दैट कंपाउंड कि क्या ये हमें टेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोगों को डिवाइड कर रहे हैं। वी डिवाइड देम ईदर इनटू टेस्टर्स और नॉन टेस्टर्स। सो ये हमने बात की थी, दिस वाज द टॉक जो हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग कि किस हिसाब से हम कुछ जेनेटिक क्राइटेरियाज अप्लाई कर सकते हैं लोगों को डिवाइड करने में। और इससे पहले हमने अदर कैटेगरीज के बारे में बात की थी जिसमें हमने रेस्ट जो ऐसे विजिबल कैरेक्टर्स थे उनके बारे में बात की थी। सो इस हिसाब से हमने हमारे रेशियल क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड किया, फिर हमने देखा कि कौन से ऐसे जेनेटिक क्राइटेरियाज है या सीरोलॉजिकल क्राइटेरियाज है जो हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। और आप लोगों का शुक्रिया आज की क्लास में। आने वाले क्लास में हम इसके ब्लॉक्स 3 और 4 के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।